हाय, तो आज से मैं इताची शिंडेन एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी कैनन नॉवल है इताची पर। इसमें इताची की पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। इसमें हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई गई है जो हमें नारुतो में दिखाई नहीं गई थी या तो फिर थोड़ा बहुत बोल करके खत्म कर दिया गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को इताची की पूरी स्टोरी इन डेप्थ जानने में बहुत मजा आएगा। वैसे इसको भी हमारे किशिमोतो ने लिखा है। बाय द वे, अगर आप नहीं जानते कि किशिमोतो कौन है तो मैं आपको बता दूं, किशिमोतो वही राइटर है जिन्होंने पूरी की पूरी नारुतो सीरीज को लिखा है। और ये जो इताची शिंडेन है 4 सितंबर 2015 में पब्लिश करी गई थी और इसके 2 चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। हर पार्ट में 3-3 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में 4-4 सब चैप्टर्स हैं। तो मैं हर वीडियो में 2-2 सब चैप्टर करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि हर चीज को मैं अच्छे से समझा पाऊं और आप इस स्टोरी से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सको। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जब इताची जस्ट 4 साल का हुआ ही था। इताची के पापा उसे बैटलफील्ड दिखाने के लिए ले गए हुए थे और बारिश के कड़कने के रोर की तरह उसके पापा ने उससे बोला कि देखो, ये एक बैटलफील्ड है, कुछ दिनों में तुम भी एक निंजा बन जाओगे। हो सकता है तब तक ये वॉर खत्म हो जाए, पर एक निंजा की रियलिटी कभी नहीं बदलेगी। ये वही दुनिया जहाँ तुम भी जाने वाले हो। पर उस टाइम इताची के सामने जो नजारा था, उसके सामने इताची को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने हर तरफ दर्द में पीले पड़ चुके चेहरे और हर तरफ लाशों के पहाड़ ही दिख रहे थे। उस टाइम इताची अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके खड़ा था। अगर उस कंट्रोल को वो थोड़ा भी लूज कर देता तो शायद वो रो देता। वैसे अगर इतनी तेज बारिश में वो रो भी देता तो भी किसी को पता न चलता। उसके पापा की तरफ से उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी और उसको अपने पापा से सिंपैथी की कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसको लग रहा था कि अगर आज उसने रो दिया तो वो अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा मिस कर देगा। पर इतना कंट्रोल करने के बाद भी ऐसा नजारा देख करके उसकी आंखों से आंसू निकल ही आ रहे थे। इताची एकदम ही सुन्न खड़ा हुआ था। उसके सामने थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज पड़ी हुई थी, पर उसमें से कौन सी बॉडी किस नेशन की थी यह बताना बहुत ही मुश्किल था। सबके चेहरे पर एक ही डर दिख रहा था। इनमें से कोई मरना नहीं चाहता था, पर फिर भी सारे मारे गए थे। क्यों? इस वॉर की वजह से। तभी इताची को रियलाइज होता है कि वो कांप रहा है, पर यह बारिश की ठंड या कोई डर नहीं था, वो गुस्से में कांप रहा था। वो कांपते हुए अपने पापा से पूछता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए। ये सुनकर फुगाकू थोड़ा रुकते हैं और कुछ सोचते हुए बोलते हैं कि यू आर अ वेरी क्लेवर बॉय। इताची से ये वेट बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था जो उसके पापा इतना सोच के बोल रहे थे। तभी इताची के पापा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि मैं चाहता था कि तुम ये रियलिटी देखो। इताची जल्दी सोचने लग गया कि रियलिटी क्या होती है, क्योंकि वो एक 4 साल का बच्चा था। उसको नहीं पता था कि रियलिटी और फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है, पर वो फिर भी अपने पापा की बात समझ गया था कि वो क्या बोलना चाहते हैं। फिर फुगाकू आगे बोलते हैं कि इताची, ये वही दुनिया है जहाँ मैं रहा हूँ। हाँ इताची, निंजाज ही वॉर को क्रिएट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुमने आज जो ये देखा इसको तुम कभी ना भूलो। तभी इताची अपनी आंखों को मसलते हुए अपनी आंखें साफ करने लगा ताकि वो इस मंजर को हमेशा क्लियरली याद रख सके। उस टाइम पर उसका हार्ट बहुत तेज धड़क रहा था और उसकी सांसें बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज थी। उस टाइम वो सब देख करके उसका दिल भारी हुआ जा रहा था। उसको लग रहा था कि अगर उसने अभी खुद को शांत नहीं किया तो शायद वो खुद को खो देगा। उस टाइम पर उसके पापा उसे जो भी बोल रहे थे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस हर चीज को देखे जा रहा था और ये सोच रहा था कि भले से ये नर की वो दुनिया जहाँ मुझे रहना है, पर मैं आराम से बैठ करके ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं हर चीज को बदलूंगा। ये गलती है कि लोग हर चीज को फाइट से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया को बदलना ही होगा। और इसी के साथ वो दिन इताची कभी नहीं भूला और आगे जाकर के यही बिलीफ फाउंडेशन बनी हमारे उचिहा इताची की, या कह लो नींव बनी उचिहा इताची की। फिर कुछ टाइम बाद इस महायुद्ध का अंत हुआ जिसने बहुत से लोगों को खा लिया था और इस युद्ध का अंत एक एग्रीमेंट के साथ हुआ जिसे लीफ और स्टोन वालों ने मिलकर किया था, क्योंकि वही लोग इस ग्रेट वॉर के प्रिंसिपल एग्रेसर्स थे। वैसे इस वॉर का एंड थर्ड होकागे हिरुज़न की एक पॉलिसी की वजह से हुआ था, पर उनके इस डिसीजन की वजह से उन्हें अपनी पोजीशन से रिजाइन भी करना पड़ा था, क्योंकि उनके इस डिसीजन को एडवोकेट्स अपोज कर रहे थे। पर फिर भी हिरुज़न ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। फिर इसी के साथ थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के हीरो नामिकाजे मिनाटो को 4th होकागे बनाया गया और इसी के साथ विलेज भी अपनी रिकवरी धीरे धीरे करने लग गया था। इस टाइम तक इताची को ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि उसको एक बहुत ही पावरफुल निंजा बनना और इन सारी वॉर्स को खत्म करना है। हाँ, हो सकता है कि किसी नॉर्मल बच्चे के लिए यह बस एक सपना ही हो, पर इताची के लिए ये एक फ्यूचर गोल वाला सपना बन चुका था और इस सपने को अचीव करने के लिए उसे पहले अकेडमी से बेसिक निंजा स्किल्स को सीखना होगा, फिर उसे एग्जाम देना होगा और फिर जाकर के वो कहीं एक निंजा रिकॉग्नाइज होगा। पर वो भी बहुत छोटा था, इसीलिए वो भी अकेडमी में एक्सेप्ट नहीं हो सकता था। इसीलिए उसने खुद से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी ताकि वो जल्दी से जल्दी एक निंजा बन सके। फिर एक दिन की बात है कि इताची बहुत जल्दी में अपने घर आता है। उसकी मम्मी उससे पूछती है कि कैसा गया तुम्हारा आज का दिन, क्या तुम आज फिर से खुद से ट्रेन कर रहे थे। इताची आंसर देता है हाँ। वैसे इस टाइम पर उसकी मम्मी के पेट में एक बच्चा पल रहा था। वो बच्चा लड़का होगा या लड़की ये तो किसी को नहीं पता, पर वो जो भी होगा तो इताची का सिबलिंग ही।
आज की ट्रेनिंग के बाद इताची के दिमाग में क्वेश्चन था कुनाई को पकड़ने को लेकर, और उसका जवाब उसको अभी और इसी वक्त चाहिए था। वो अपनी मम्मी से पूछता है कि पापा घर पर हैं, पर मम्मी के आंसर करने से पहले वो उस तरफ बढ़ चुका था। उसके पापा के रूम में उस टाइम पर बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, जहाँ 4 लोग बैठे हुए थे। फुगाकू इताची के पापा, याशिरो फ्रॉम कोनोहा मिलिट्री फोर्स, इनाबी लीडर ऑफ कोनोहा मिलिट्री फोर्स, और टेका सबऑर्डिनेट ऑफ इताचीज फादर। वो चिल्लाने की आवाजें सुनकर इताची कमरे के बाहर ही रुक जाता है। वहाँ बात हो रही थी कि क्यों मिनाटो ही 4th होकागे बना पर आप नहीं। वहाँ क्यों मिनाटो के अलावा बस लॉर्ड ओरोचिमारू का ही नाम लिया जा रहा था होकागे बनने की लिस्ट में, आपका क्यों नहीं लिया गया? और तो और वहाँ ककाशी का नाम भी मेंशन किया जा रहा था, जो उचिहा क्लैन का भी नहीं है। हमें लगता है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि उचिहास कभी सेंटर स्टेज पर आए। किसी ने बात नहीं करी हमारे योगदान के बारे में, बस सब मिनाटो और ककाशी में ही लगे हुए थे। तभी फुकाकू जोर से चिल्लाकर सबको चुप कराते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा सुन रहा है। फिर वो बोलते हैं क्या हुआ इताची? तभी इताची को पता चलता है कि उसके पापा ने उसको नोटिस कर लिया है। फिर वो धीरे से स्लाइडिंग डोर को स्लाइड करता है और बोलता है कि मुझे कुनाई के बारे में कुछ पूछना था। पर उसके पापा बोलते हैं मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आना। तभी इताची जल्दी से डोर को क्लोज करके वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल जाता है, और जाते जाते उसके दिमाग में सिर्फ उस रूम में बैठे हुए उन लोगों का चेहरा ही याद आ रहा था, जिनके आंखों में शारिंगान थी और जिनके इंटेंशंस इविल लग रहे थे। उसको जो ऑरा फील हुआ था अभी अपने पापा के रूम से, वो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा उसने उस बैटलफील्ड में महसूस किया था जहाँ वो पापा के साथ गया था। वो बस यही सोचते हुए जा रहा था कि पापा सोच क्या रहे हैं, पर वहाँ कोई नहीं था उसके इस सवाल का जवाब देने वाला। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर 2। अब थोड़ा टाइम बीत चुका है और इताची अब 5 साल का हो गया है। उसको अपने बर्थडे से ज्यादा लगाव तो नहीं था, उसको लगता था कि ये तो बस एक नंबर है जो हर साल बढ़ता रहता है, पर इससे कुछ बदलता नहीं है। पर ट्रेनिंग जरूरी है, एक एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। तो उसकी माँ जमीन पर लेटे लेटे सारी चीजें सुनकर बोलती है अच्छा तो। पर इताची इस क्वेश्चन का कोई जवाब न देते हुए उस नवजात शिशु को देखे जा रहा था। फिर वो उस बच्चे के गालों को धीरे से टच करता है। तभी वो बच्चा अचानक से हैरान होकर इधर उधर देखने लग जाता है। ये देख करके इताची जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है, और ये सारी चीजें देख करके इताची की माँ उससे बोलती है कि ये तुम्हारा भाई है, इसका नाम सास्के है। फिर इताची अपने भाई के गालों को दोबारा टच करता है और उसका नाम लेता है। तभी अचानक से उसके दिल में गर्माहट फील होती है। ये प्यार था, पर उस प्यार से अलग था जो वो अपने मम्मी पापा से करता था। 5 साल का इताची इस चीज को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। वो जितनी बार उस बच्चे के गालों को छूता उतनी बार उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। तभी उसकी माँ बोलती है इताची तुम अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है? फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि उस बैटलफील्ड वाले दिन के बाद से इताची रोज ट्रेनिंग करता है। वो सारे निंजा से बड़ा निंजा बनना था ताकि वो इन वॉर्स को रोक सके। इताची ने अपने पापा के उस किलिंग माइंडसेट वाले कंसेप्ट को रिफ्यूज कर दिया था। उसको लगता था कि निंजा आर्ट और चाकरा सिर्फ लड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो आप वॉर को भी रोक सकते हो, और सब आपकी सुनेंगे भी। उसका मानना था कि अगर वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कैपेबल बन जाएगा तो शायद वो 3rd ग्रेट निंजा वॉर जैसी वॉर्स को होने से रोक पाएगा। एक दिन ऐसी अपने घर के पास शुरिकन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़का दिखा जो उससे बड़ा है, ये तो पक्का है क्योंकि उसके सर पर एक निंजा फोरहेड बैंड था। वो लड़का इताची से पूछता है कि तुम कैसे हो। इताची इस लड़के को पहले से जानता तो नहीं था, पर उसने उसे पहले भी देखा था। ये एक उचिहा क्लैन का निंजा है। फिर इताची धीरे से जवाब देते हुए बोलता है 5। फिर धीरे धीरे करके इन दोनों की बातें होने लग जाती हैं। वो लड़का अपना नाम शिशुई बताता है। शिशुई इताची की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, तुम फुगाकू के बेटे हो ना, मैं तुम्हें काफी टाइम से यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए नोटिस कर रहा हूँ। और शिशुई लगातार बस बोले जा रहा था और इताची बस उसकी आंखों को देखे जा रहा था, उसकी प्रेजेंस को फील कर रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि ये बहुत ही फ्रेंडली निंजा है। तभी शिशुई वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। इताची इधर उधर देखने लग जाता है कि वो कहाँ गया। तभी इताची अचानक से देखता है कि शिशुई हवा में डांस करते हुए अचानक से अपने कुनाइस को फेंक रहा है, और उसके जितने कुनाए थे सारे के सारे इताची के कुनाए के जस्ट साइड में जाकर के लगते हैं। फिर शिशुई दोबारा से हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दरअसल इससे पहले भी एक बार शिशुई ने हैंडशेक करने की कोशिश करी थी, पर इताची ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया था। पर इस बार इताची उसके फ्रेंडशिप का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसा करते उसे फील होता है कि उसने किसी बहुत ही नोन पर्सन से हाथ मिलाया हो। फिर हमारी स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि इताची चांद की तरफ देख रहा है। तभी उसे अचानक से डोर बंद होने की आवाज आती है। तब उसे पता चलता है कि अब वो और उसका भाई अकेले हैं। उसके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं। उसने सास्के को अपनी गोदी में उठाया हुआ था, पर वो फिर भी लगातार चांद को ही देखे जा रहा था। उसको कुछ गलत लग रहा था। तभी एक हवा आती है जिसमें एक अजीब सी गंध थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी आंखें उसी तरफ थी। तभी सास्के रोने लग जाता है। शायद सास्के ने अपने भाई में चेंजिंग बिहेवियर नोटिस कर लिया था। इताची उसे अपनी गोदी में लगातार झुलाया जा रहा था, पर उसकी आंखें अभी भी चांद से हट नहीं रही थी। ये देख करके सास्के और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। फिर इताची चांद से नजरें हटा करके सास्के को देखते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है। ये सुनकर सास्के थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर उसका भाई है।
तभी एक बार हवा और आती है और ऐसी महक आती है कि मानो आसपास कोई जंगली जानवर हो। और इताची सोचता है कि ऐसे टाइम पर मम्मी पापा कभी घर पर क्यों नहीं रहते। तभी वहाँ कुछ उड़ता हुआ आता है और अब इताची कुछ नहीं कर सकता था सिर्फ अपने भाई को टाइटली पकड़ने के सिवाय। वहाँ दूसरी तरफ विलेज पूरा का पूरा कैओस से भरा हुआ था। फुगाकू अपने हेडक्वार्टर से उस धूल के पहाड़ को देख ही रहा था। उसके आसपास उसके बेस्ट एड्स खड़े थे। तभी फुगाकू के राइट में खड़ी इनाबी अपने बालों को खींचते हुए बोलती है, नाइन टेल्स। वहाँ खड़े सब बहुत डर चुके थे। फुगाकू ने पहले अपने आसपास के लोगों को देखा, फिर उन्होंने बाहर देखते हुए बोला, नो मिस्टेक, इट्स अ नाइन टेल। विलेज के सेंटर में उस डस्ट के अंदर नाइन टेल किसी सरपेंट की तरह दिख रहा था और जब वो चिल्ला रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो चांद को ही निकल लेगा। हाँ, अब बीस्ट के लेजेंड सच में आ चुके थे। तभी फुगाकू बोलते हैं, जल्दी से जल्दी वहाँ एक यूनिट भेजो और मैं भी आ रहा हूँ। तभी याशिरो धीमी आवाज में बोलता है, लॉर्ड फुगाकू, क्या आप खुद भी बाहर जाने का सामर्थ्य रखते हैं? फुगाकू नाइन टेल्स की तरफ अपने नजरें गड़ाए हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऑफ कोर्स। हर तरफ विलेज में सब डर के मारे चिल्ला रहे हैं। नाइन टेल का साइज इतना बड़ा है कि वो विलेज के दूसरे कोने से भी दिख रहा है और शायद विलेज के बनने के बाद से पहला इतना बड़ा डिजास्टर है। और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ बैठ करके सब कुछ देखता रहूंगा? मैं चीफ ऑफ मिलिट्री पुलिस फोर्स हूँ। याशिरो इस टाइम पे नाइन टेल से बहुत डर चुका है। वो बोलता है, बट नाइन टेल के पास जाना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना, और अभी तक उसके पास जितने लोग भी गए सब ऑलरेडी मर चुके हैं। यह सुनकर के फुगाकू बोलते हैं, मैं कभी अपनी जिंदगी में अपनी जॉब से नहीं भागा हूँ। तभी पीछे से टेका चिल्लाते हुए आता है। इतने अच्छे सबऑर्डिनेट का चिल्लाना सुनकर फुगाकू गेस करता है कि बाहर कुछ तो हुआ है। वो पूछता है, क्या हुआ? टेका बोलता है, विलेज डिफेंसेस को बढ़ाने के इंस्ट्रक्शंस आए हैं बाहर से। फुगाकू हैरानी से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने क्या कहा? अपने सुपीरियर के एंगर को देखते हुए टेका ने अनुमान लगाते हुए बोला, नाइन टेल बीस्ट को सिर्फ शारिंगान वाली कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात सुनकर याशिरो चिल्लाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो कि ये हमारी गलती है? फुगाकू को ये ऑर्डर सुन के हर्ट हुआ था। उन्होंने बोला, उचिहा लीफ का ये एक हिस्सा है। कोई तुक नहीं बनता कि कोई उचिहा नाइन टेल जैसे कैओस को क्रिएट करेगा। वैसे जिसने भी अटैक करवाए वो अपने घर को छोड़ ही देगा, हो ना हो वो जल्दी पकड़ा जाएगा। और ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा चुतियाप करे। ये विलेज में रहने वाले किसी उचिहा का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उन्होंने टेका पर थूक दिया क्योंकि उसे अपने ही क्लैन पर शक किया था और उससे बोला कि जाकर के उन्हें समझाओ। और ये बोलकर फुगाकू अपना सर हिलाते हुए वहां से चले गए। उन्हें इताची और सास्के की चिंता थी कि वो कैसे होंगे, बट उनकी ड्यूटी उनकी प्रायोरिटी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिकोतो इताची के पास पहुंच चुकी है। इताची सास्के को अपनी गोदी में उठा करके घर के बाहर खड़ा हुआ था। मिकोतो जल्दी से इताची को अपने गले लगाते हुए बोलती है कि थैंक गॉड यू आर सेफ। इताची बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ से भाग जाता तो आपको चिंता होती, इसलिए मैं आपका वेट कर रहा था। ये सुनकर मिकोतो अपने सर को धीरे धीरे हिलाते हुए रोती रहती है। इताची जो सास्के को बचाने के लिए हर तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुआ था, वो अब थोड़ा रिलैक्स हुआ था। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी मम्मी के पीछे कुछ तो आ रहा है और वो ये देख करके तुरंत दोबारा अलर्ट हो जाता है। नाइन टेल के द्वारा एक बोल्डर टॉस हुआ था जिससे एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके और उसके मॉम की तरफ आ रहा था। वो इतना बड़ा था कि उससे सास्के, वो और उसकी मम्मी तीनों मारे जाते हैं। और ये देख करके मिकोतो सास्के को अपने गले से टाइटली लगा लेती हैं। इताची ये सब देख करके बोलता है कि मैं आप लोगों को बचाऊंगा और वो अपनी फिस्ट को टाइट कर लेता है। वैसे जो फिजिकल आर्ट होती है एक निंजा की, वो स्ट्रेंथ नहीं होती। हाँ, इताची एक 5 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, पर अगर वो चाहे तो अपने चाकरा को फोकस करके उस बड़ी सी चट्टान को भी तोड़ सकता है। ये कोई भी निंजा बच्चा आसानी से कर सकता है अगर वो रोज ट्रेनिंग करे तो। इताची कूदता है और उस रॉक को तोड़ देता है। फिर वो पीछे मुड़कर अपनी माँ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? उसकी माँ एक जोनिन थी और इताची को ऐसा करते देख वो शॉक हो गई थी। इताची अपनी माँ से बोलता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, हमें कहीं और चलना चाहिए। उसकी माँ उठती है और इताची अपनी माँ का हाथ पकड़ के भाग रहा होता है। तब उसकी माँ बोलती है कि तुमने अभी तक एकेडमी भी ज्वाइन नहीं करी और तुम अभी से इतना सब कर सकते हो, तुम सच में अपने बाप के बेटे हो। उसकी माँ उसे प्रेस कर रही थी, पर ये टाइम इन चीजों का नहीं था। इताची के ऊपर अपने माँ और अपने भाई को बचाने की ड्यूटी थी। वो एक सेफ प्लेस ढूंढ रहा था, पर हर तरफ सब रोए जा रहे थे और नाइन टेल की चिल्लाने की आवाज में सब मिक्स हो रहा था। हर तरफ लोग भागे जा रहे थे और एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे बचने की। वहाँ एक निंजा का हाथ कट गया था, वो एक दूसरे निंजा पर चिल्ला रहा था और वहाँ एक माँ तो ये सब देख करके फ्रीज ही हो चुकी थी। इताची अभी थोड़ा दूरी भागा था, पर अभी से उसकी सांसें फूलने लग गई थी। उसको वो बैटलफील्ड याद आने लग गई थी जो उसने 4 साल की उम्र में देखा था। ये देख करके उसकी माँ पीछे से उसका नाम पुकारती है क्योंकि वो समझ गई थी कि इताची के साथ कुछ तो दिक्कत है। पर इताची बोलता है कि मैं ठीक हूँ मॉम। फिर वो लोग दोबारा डेस्परेटली भागने लग जाते हैं। वो बस इस मैसिव वायलेंस से बचना चाहते थे। इताची बस प्रे कर रहा था कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि वो इस वायलेंस को रोक पाए। वो ऐसे दिनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग निंजा बनना चाहता था। फिर ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 4 फिगर्स कॉन्फ्रेंस रूम में आए, जहां थर्ड होकागे हिरुसन, शिमुरा डांजो ओनबू से और काउंसिल से हामुरा और कोहारू थे। अचानक से सब शांत हो गया था और साथ ही हिरुसन के चेहरे पर एक चिंता और एक उदासी भी बढ़ चुकी थी। उन्होंने उदासी के साथ तीनों को बताया कि लॉर्ड फोर्थ मिनाटो और कुशिना ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है नाइन टेल्स को सील करने के लिए, ताकि वो सबको बचा सकें। डांजो ये सुनकर के बोला, कोन्हा ने इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन कभी नहीं देखी, थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में भी नहीं।
हमें जल्दी से जल्दी इस विलेज को रीबिल्ड करना होगा, वरना दूसरे विलेजेस इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठा सकते हैं। हिरुज़न ने अपना सर हिलाते हुए धीरे से बोला कि जल्दी से जल्दी मेरे प्लान्स के हिसाब से अरेंजमेंट्स करो। डांसो की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी दूसरी आंख चमक रही थी, मानो वो अंदर ही अंदर कुछ प्लान कर रहा हो। उसने बोला, मेरे पास एक कंडीशन है जो मैं चाहता हूँ कि मानी जाए, कि उचिहा क्लैन को गांव के कोने पर शिफ्ट कर दिया जाए। ये सुनकर हिरुज़न ने बोला, क्या? डांसो बिना हिचकिचाते हुए बड़े डेस्परेटली बोला कि तुम जानते हो ना कि सिर्फ उचिहा की शारिंगान ही नाइनटेल को कंट्रोल कर सकती है। ये सुनकर हिरुज़न ने बोला, क्या तुम कहना चाहते हो कि उचिहा क्लैन वालों ने नाइनटेल को समन किया है? डांसो ने हाँ बोला और ये सुनकर के हिरुज़न ने अपनी सांसें रोक ली और वो दोनों चूमतिया काउंसिल मेंबर अपना मुंह बंद करके बस इधर उधर देखे जा रहे थे। हिरुज़न ने बोला, जिस तरीके से उचिहा को वॉर में ट्रीटमेंट मिली थी और जब फोर्थ को चुना जा रहा था तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। हो ना हो पिछले कुछ सालों से उचिहा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है विलेज को लेकर। डांसो बोला, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। फाउंडेशन के मेंबर लगातार नजर रखे हुए उचिहा पर। यह तो फैक्ट है कि उचिहा डिससेटिस्फाइड हैं और ये बात बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और ये डिससेटिस्फेक्शन ही एक न एक दिन कोनोहा पर अटैक का रीजन भी बनेगी। हिरुज़न ने बोला, फिर भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि उचिहा को नाइनटेल इंसिडेंट का फॉल्ट डिक्लेयर करना थोड़ा हेस्टी होगा? डांसो बोला, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम ऐसे ही छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ्स नहीं है। मेरे पास सुनो हिरुज़न, नाइनटेल को सिर्फ उचिहा की शारिंगान ही कंट्रोल कर सकती है और ये एक फैक्ट है। हमें सारे उचिहा को एक जगह इकट्ठा करना होगा, सारे उचिहा को धक्का मार के विलेज के एंड पर पहुंचाना होगा और हमें ये अभी करना होगा क्योंकि अभी हम इसे नाइनटेल के अटैक के बाद की टाउन प्लानिंग का नाम दे सकते हैं। हिरुज़न उदास होकर के चुप खड़ा रहा और वो दोनों काउंसिल मेंबर तो हैं ही शुरू से गूंगे, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं और उचिहा को जबरदस्ती विलेज के एंड पर शिफ्ट करा ही दिया गया। अब ये सब हुए थोड़ा टाइम बीत चुका था। इताची अपने नए घर से बहुत खुश था। यहाँ बहुत हरियाली थी। यहाँ उसे ट्रेनिंग करने के लिए भी दूर नहीं जाना पड़ता था। अगर वो थोड़ी दूर चलेगा तो वो विलेज का बॉर्डर भी क्रॉस कर देगा। और तो और ये जगह उसके भाई के बड़े होने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। पर अडल्ट्स ऐसा नहीं सोचते थे। जब से इन लोगों को विलेज से अलग किया गया था तब से इन लोगों ने मिलकर एक नया कंपाउंड बना लिया था। डिस्क्रिमिनेशन, परसुएशन, फॉल्स एक्यूजेशन। इताची को सिर्फ यही वर्ड सुनाई दे रहे थे अपने पापा के रूम से और उसको भी पता था कि क्या रीजन है जो अडल्ट्स खुश नहीं है इस मूव से। उनको लग रहा था कि नाइन टेल्स के अटैक के पीछे हमारे क्लैन का हाथ है, इसीलिए उन्होंने हमें विलेज के एज पर शिफ्ट कर दिया। और तो और उन्होंने हमारी एक बात सुनने की कोशिश भी नहीं करी। इताची बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था अपने पापा और अपने क्लैन का ऐसा आउटरीच देख के। पर अगर कोई डिसीजन एक बार ले लिया जाता है तो वो चीज तो वहीं खत्म हो जाती है ना। अब अगर पूरा क्लैन एक साथ रहे तो अच्छा ऑप्शन तो वही होगा ना कि हम अपने कंपाउंड एनवायरनमेंट को दोबारा अच्छा बनाएं। विलेज में सब खराब हो चुका है जब से नाइन टेल्स का अटैक हुआ है। सिर्फ उचिहा क्लैन ही डिफिकल्ट टाइम से नहीं गुजरा है, कई लोगों ने अपना और अपनों को खोया है। उचिहा क्लैन को तो खुद को लकी समझना चाहिए क्योंकि हमारे लिए अरेंजमेंट सबसे पहले हुई, उन लोगों से भी पहले जिन्होंने अपना सब खो दिया था। इताची को ये सारी डिससेटिस्फेक्शन कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी पीछे से फुगाकू की आवाज आती है जो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ। उस टाइम पर इताची, उसकी मम्मी और सास्के तीनों खाना खा रहे थे। पर ऑफकोर्स सास्के अभी बहुत छोटा था तो वो कुछ भी सॉलिड नहीं खा सकता था, पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इताची को लगातार देखे जा रहा था कि वो किस तरीके से खा रहा है। तभी उसकी मम्मी पूछती है कि लंच का क्या हुआ, और ये इताची एक मौके की तरह देखता है कि वो अपने पापा के चेहरे को देख पाए और ये जान पाए कि क्या चल रहा है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि आज मैं खाना बाहर ही खा करके आऊंगा और रात को लेट आऊंगा, तो तुम लोग सो जाना। चलो अब मैं जा रहा हूँ। ये बोल करके उसके पापा चले जाते हैं, पर इताची को अपने पापा से, अपने मम्मी से कोई हिंट नहीं मिला कि वो क्या सोच रहे हैं। और जाते जाते फुगाकू इताची से बोलते हैं कि तुम अगले साल से एकेडमी जा रहे हो तो अच्छे से ट्रेन करना। इताची धीरे से हाँ बोलता है और सभी दोबारा खाना खाने लग जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद इताची अपने एक अकेले दोस्त शिशुई से पूछता है कि सारे बड़े लोग कहाँ चले जाते हैं रात में। इताची का ये सवाल सुन करके शिशुई होकागे मॉन्यूमेंट को देखते हुए धीरे से स्माइल करता है और बोलता है कि मैं गैनिन हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ अडल्ट्स की मीटिंग में। ये सुनकर के इताची बोलता है हाँ। शिशुई बोलता है वो लोग रोज नकानो शाइन पर मिलते हैं। इताची पूछना चाहता था कि शिशुई किस बारे में बात कर रहा है, पर वो इतना डर चुका था कि उसके मुंह से कोई सवाल नहीं निकलता। शिशुई नीचे देखते हुए बोलता है कि इस बारे में तुम्हें जानने की अभी जरूरत नहीं है। यह सुनकर अनईजी इताची लगातार अपने दोस्त को देखे जा रहा था, मानो वो सब समझ गया हो। उसको लग रहा था कि क्लैन में कुछ तो भयंकर प्लानिंग चल रही है। तो हमारा चैप्टर 1 पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। क्लैन में क्या चल रहा है, किस बारे में प्लानिंग हो रही है, या फिर इताची की लाइफ में आगे क्या होगा, ये सारी चीजें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पर आगे भी सारी वीडियोस आने वाली हैं। और हाँ, कमेंट में कुछ ना कुछ अपना रिव्यू जरूर लिखना। तो थैंक यू, बाय।